सभी विद्यार्थियों तथा सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस कालखंड में हम हाल ही में संपन्न त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 की कक्षा 12वीं कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र विद्यार्थियों के लिए आगामी अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, अतः इसके प्रश्न एवं उसके उत्तरों की अच्छी तैयारी करें। वीडियो में आगे जाने से पहले आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं, ये सेट ए है। तो जैसा कि हमारा ब्लूप्रिंट है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें सही विकल्प के 6, रिक्त स्थान के 6, सत्य असत्य के 6, सही जोड़ी 7 अंक और एक वाक्य में उत्तर दीजिए 7 अंक, इस तरह के प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक पर 2 अंक हैं और शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आवंटित हैं और शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित हैं और शब्द सीमा 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, सब में अथवा के रूप में एक विकल्प और दिया गया है। आइए अब देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अ कार्ल मार्क्स, J.M. कीन्स, स एडम स्मिथ और द अल्फ्रेड मार्शल। तो सही उत्तर है स एडम स्मिथ। दूसरा, उपयोगिता दृष्टिकोण है अ गणनावाचक, ब क्रमवाचक, स गणनावाचक एवं क्रमवाचक दोनों तथा द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स गणनावाचक एवं क्रमवाचक दोनों। प्रश्न क्रमांक 3, बजट रेखा के सभी बिंदु दर्शाते हैं। अ कुल व्यय में वृद्धि, ब समान व्यय, स कुल व्यय में कमी और द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर है ब समान व्यय। बजट रेखा के सभी बिंदु समान व्यय को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता कॉफी की बजाय चाय खरीद सकता है। यह कौन सा प्रभाव है? अ कीमत प्रभाव, ब प्रतिस्थापन प्रभाव, स आय प्रभाव। यहाँ पर आप छपा हुआ है, ये आय प्रभाव है। द इनमें से कोई नहीं। तो कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि का प्रभाव ये होगा कि उपभोक्ता कॉफ़ी की बजाय चाय खरीदने लगेंगे, यह कहलाता है प्रतिस्थापन प्रभाव। अगला प्रश्न, आगत एवं निर्गत के बीच संबंध दर्शाने वाले फलन को कहा जाता है। अ उपभोग फलन, ब निवेश फलन, स उत्पादन फलन और द लागत फलन। आगत और निर्गत के बीच संबंध दर्शाने वाला फलन कहलाता है उत्पादन फलन। यहाँ पर उत्तर सा सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है? अ संपत्ति कर, ब कच्चे माल की कीमत, स ब्याज भुगतान और द उपरोक्त सभी। तो परिवर्तनशील लागत है ब कच्चे माल की लागत। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान साधनों के सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग की लागत है। तो साधनों के सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग की लागत अवसर लागत कहलाती है। दूसरा, औसत आगम खालिस्तान के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे औसत आगम कीमत के बराबर होता है। अगला, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म को खालिस्तान लाभ प्राप्त होता है। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करती है, यहाँ सामान्य लाभ लिखेंगे। अगला, वस्तु की पूर्ति, यहाँ एवं छपा हुआ है और रिक्त स्थान अवधारणा है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट भी है, लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर एवं के स्थान पर एक समझें तो वस्तु की पूर्ति एक गुणात्मक अवधारणा है। अगला प्रश्न, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता अनुसार धन की सीमांत उपयोगिता खालिस्तान है। विद्यार्थियों, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता होती है कि जैसे जैसे हम वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो हर किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है।
तो चाहे धन हो, एक सीमा के बाद धन की सीमांत उपयोगिता भी घटती चली जाती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक उत्तर और भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के पास अगर धन की उपलब्धता में वृद्धि होगी तो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता भी उसके लिए घटने लगेगी। तो यह एक अपवाद भी है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का अपवाद भी है कि धन की सीमांत उपयोगिता घटती नहीं है, लेकिन एक सीमा के बाद धन की सीमांत उपयोगिता भी घटती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घटती सबसे सही उत्तर होगा, लेकिन अपवाद भी अगर आपने लिखा है तो यह सही माना जाना चाहिए। अगला है, मांग का नियम एक खालिस्तान दृष्टिकोण है। तो पूर्ति के समान मांग का नियम भी एक गुणात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह मांग की मात्रा में कमी या वृद्धि को प्रदर्शित करता है, दिशा बताता है, इसलिए एक गुणात्मक दृष्टिकोण है। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला, मांग वक्र किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। विद्यार्थियों, आपने एनसीईआरटी की बुक में भी व्युत्क्रम शब्द नहीं पढ़ा होगा, गणित में प्रयुक्त होने वाला यह शब्द है। तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है विपरीत। आप जानते हैं कि मांग वक्र किसी वस्तु की कीमत तथा मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है, तो यह सत्य कथन है। दूसरा, एक किसान स्व उपभोग के लिए उत्पादन करता है, यह गैर आर्थिक गतिविधि है। सत्य कथन है, क्योंकि खुद के उपभोग के लिए अगर वह उत्पादन करता है तो यहाँ पर कोई आर्थिक लेन देन नहीं होगा, इसलिए इसे हम गैर आर्थिक गतिविधि कहेंगे। अगला है, अल्पकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। असत्य कथन है, अल्पकाल में हम उत्पादन में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्ती साधनों की मात्रा में वृद्धि करके। अगला प्रश्न है, निर्गत के शून्य स्तर पर स्थिर लागत शून्य नहीं होती। अगर आप कोई भी उत्पादन नहीं करते हैं, अर्थात आपका निर्गत शून्य है, तब भी आपको स्थिर लागतें वहन करनी होती हैं। उत्पादन शून्य होने पर भी यह खर्च वहन करना पड़ता है। सत्य कथन है, साधनों के घटते प्रतिफल के कारण सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है। सत्य कथन है, जब प्रतिफल के नियम लागू होते हैं तो प्रारंभ में साधनों के बढ़ते प्रतिफल लागू होते हैं, जिससे कि आपका जो लागत वक्र है नीचे की ओर आता है, और एक स्थिति आती है जहां पर स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है, और तत्पश्चात फिर आप और उत्पादन बढ़ाते हैं तो आपकी लागतें बढ़ने लगती हैं। इस तरह से साधनों के घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है और लागत वक्र ऊपर की ओर जाने लगता है। इस तरह से सीमांत लागत वक्र यू आकृति के होते हैं। तो सत्य कथन है। अगला, यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा। स्वाभाविक है कि कुल आगम अगर स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा। सत्य कथन है, क्योंकि कुल आगम में ही निर्गत की मात्रा का भाग देकर के हम औसत आगम प्राप्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। खंड का में दिए कथनों की जोड़ी हम खंड खा से बनाएंगे। नंबर 1, उत्पादन की तकनीक की समस्या। विद्यार्थियों, यहाँ पर इसके लिए सबसे उपयुक्त जोड़ी है यह क्या उत्पादन किया जाए, लेकिन यह भी सही नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए कैसे उत्पादन किया जाए, क्योंकि उत्पादन की तकनीक की समस्या, तकनीक के चुनाव की समस्या, अर्थात कैसे उत्पादन किया जाए, यानी उत्पादन की विधि क्या हो। लेकिन चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है तो हम इसकी जोड़ी यहाँ से बनाएंगे। दूसरा, मांग में वृद्धि, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे अ मांग वक्र में दाहिनी ओर परिवर्तन। जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर इस तरह बढ़ता जाता है। तीसरा, भवन का किराया, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे स्थिर लागत से। भवन का किराया स्थिर लागत के अंतर्गत आएगा, इसकी जोड़ी बनेगी र स्थिर लागत से। अगला है कुल उत्पादन। कुल उत्पादन अर्थात कुल उत्पादन का योग, यानी सा से जोड़ी बनेगी। श्रम, ये परिवर्तनशील साधन के अंतर्गत आता है, परिवर्ती साधन कहलाता है, इसकी जोड़ी द परिवर्तनशील साधन से। टी आर ग्रेटर देन टी सी, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कास्ट, यानी कुल आगम अधिक है कुल लागत से, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ब अधिसामान्य लाभ। ऐसी स्थिति में फर्म को अधिसामान्य लाभ प्राप्त होगा, यानी सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगला है उत्पादन लागत में वृद्धि।
इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ई, लाभ में कमी। जब आपकी उत्पादन लागत में वृद्धि होती है तो लाभ में कमी होती जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, दुर्लभता वह स्थिति है जब वस्तु की मांग में निम्न परिवर्तन होता है। तो यह प्रश्न भी कुछ अस्पष्ट है। यहाँ निम्न के स्थान पर किस तरह का परिवर्तन होता है या किस प्रकार परिवर्तन होता है, ऐसा कोई शब्द आना चाहिए था। तो इसका उपयुक्त उत्तर होगा, दुर्लभता वह स्थिति है जब वस्तु की मांग में धनात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु की मांग में वृद्धि होती है जिससे कि वस्तु की कमी की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम दुर्लभता की स्थिति कहेंगे। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। उत्पादन संभावना वक्र का आकार, यहाँ स्थान की कमी से हमने लिखा नहीं है, ये मांग वक्र के सदृश होता है, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर, ऋणात्मक ढाल हम इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बजट रेखा क्या है। तो बजट रेखा वह रेखा होती है जिसमें बजट सेट के ही बंडल जो हैं उन पर उपभोक्ता अपनी आय खर्च कर देता है। मान लीजिए कि ये बजट रेखा है, इस पर अलग अलग बंडल हैं। इन बंडलों पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन इन सभी बंडलों का वह समूह जिस पर कि उपभोक्ता की आय पूरी की पूरी खर्च हो जाती है, यानी यहाँ पर खर्च आय के बराबर हो जाता है, इसे हम कहते हैं बजट रेखा। यानी उपभोक्ता चाहकर भी इससे बाहर नहीं जा सकता है। उच्च उदासीनता वक्र दर्शाता है। उच्च उदासीनता वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को दर्शाता है। अगला है, निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है। सामान्यतः आय में वृद्धि होने पर वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, वस्तु की पहले से अधिक मात्रा मांगी जाती है, लेकिन जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, आय में वृद्धि होने पर भी उनकी मांग में वृद्धि नहीं होती, अपितु कम हो जाती है। तो ये गिफिन वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं कहलाती हैं। अगला है, किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो यह इसका सही उत्तर है दीर्घकाल, क्योंकि दीर्घकाल में आपके जो स्थिर साधन हैं उन्हें भी बदलने की आवश्यकता हो जाती है, जैसे कि भवन, मशीनरी, इन्हें भी दीर्घकाल में बदलना आवश्यक होता है। तो दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होते। अगला है, एक फर्म के द्वारा टेलीफोन भुगतान कौन सी लागत है। तो एक फर्म के द्वारा टेलीफोन बिल का भुगतान स्थिर लागत के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अगर आप उत्पादन नहीं भी करते हैं तब भी टेलीफोन का बिल लगातार आता रहेगा, आप उसका उपयोग करें अथवा ना करें। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा की। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शेष प्रश्नों की जानकारी हम फिर किसी वीडियो में देंगे। पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि आपको मासब जी के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।